Hello everyone, I am Fauzia and I welcome you all to the third lecture of the chapter Nutrition in Plants and Animals. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, उसकी क्लासिफिकेशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से पढ़ा था और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिन्स को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, जिसका ट्रिक मैंने बताया था कीड़ा करके याद रखने के लिए, के ई डी ए। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जिसमें हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट को समझेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या किया था ना, हर एक विटामिन को ले लिया था और उसके बारे में जितनी चीज़ें हमें जाननी चाहिए थी वो हम लोगों ने जाना था। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि हर एक विटामिन के 4 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है, B9, B12। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक विटामिन का साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, उसका डाइटरी सोर्स पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंस, जो हमारे बॉडी में क्या उसकी इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे और उसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग विटामिन स्टार्ट करेंगे इज आवर विटामिन B1। क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में? कौन सा विटामिन? विटामिन B1। इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं थियामिन। क्या कहते हैं? थियामिन। देखो एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं थाइमीन, उससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज थियामिन, ठीक है। और वो दूसरा जो टर्म है वो इज थाइमीन। तो जो हम लोग का विटामिन B1 है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? थियामिन। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है? सी फूड्स, वेजिटेबल्स, ये सारा। इसका इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या, कोई भी खाना हम लोग ले रहे हैं तो उस पर क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और उसको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो हम लोग आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। फिर वो एब्जॉर्ब होने के बाद फिर उससे हम लोग एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसको ठीक से मेंटेन करता है। तो मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चा, नाम याद रखना, बेरी बेरी। क्या कहते हैं? बेरी बेरी। 2 बार बेरी बेरी। बेरी बेरी का अगर हम लोग ऐसे लिटरल मीनिंग देखने जाए ना कि बेरी बेरी का क्या मतलब होता है, तो उसका लिटरल मीनिंग होता है एक्सट्रीम वीकनेस। मतलब अगर हमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द टर्म बेरी बेरी refers to what? Extreme weakness. Extreme weakness. एक और पॉइंट है बच्चों इसमें, जो कि अगर आपको याद रहता है बहुत अच्छा है, नहीं रहता है टेंशन नहीं लेना है कि मैम मुझे तो ये याद ही नहीं रहा, ये बहुत आगे चल के आप पढ़ोगे, लेकिन बस अगर आपको याद रह जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बेरी बेरी ना बच्चा 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है मैम? बहुत आसान है। ड्राई, ड्राई का ऑपोजिट क्या होता है? वेट। तो 2 तो हमें ऐसे ही पता चल गया। एक है ड्राई बेरी बेरी। क्या है? ड्राई बेरी बेरी। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वेट बेरी बेरी। और एक होता है बच्चा इन्फेंटाइल बेरी बेरी। इन्फेंट किसको कहते हैं? इन्फेंट मतलब जो अभी भी नया नया बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें जो बेरी बेरी हो जाएगा ना, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंटाइल बेरी बेरी। इन्फेंटाइल बेरी बेरी। तो हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग विटामिन B1 को डिस्कस कर रहे थे। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थियामिन। इसका डाइटरी सोर्सेज क्या है? सी फूड्स एंड वेजिटेबल्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करता है और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाती है? बेरी बेरी। द टर्म बेरी बेरीज का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम वीकनेस। और बेरी बेरी कितने तरह की होती है? 3 तरह का। एक है ड्राई बेरी बेरी, एक है वेट बेरी बेरी और एक है इन्फेंटाइल बेरी बेरी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग कहते हैं रिबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? रिबोफ्लेविन।
देखो बच्चा मेरे साथ ना क्या करोगे, जब आप लोग लेक्चर देखोगे ना तो मेरे साथ कोशिश करना कि रिपीट करो, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे आपको उतना जल्दी याद होगी। जैसे मैं बोल रही हूँ विटामिन B1 उसका क्या नाम है, थियामिन, तो मेरे साथ रिपीट करो कि यस मैम थियामिन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है, रिबोफ्लेविन। क्या है, रिबोफ्लेविन। इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है, पीज हो गए, बीन्स हो गए, ये सारे इसके डाइटरी सोर्सेज है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। मैम मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी बॉडी में ना बच्चा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें टूटती हैं। जो हमने अभी कहा कि डाइजेशन होता है, तो जो बिग मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ठीक है। और बहुत टाइम क्या होता है ना कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं, तो टूट भी रहा है, जुड़ के कुछ नया चीज़ बन भी रहा है। तो ये पूरा जो ओवरऑल चीज़ें हमारी बॉडी में चल रही है, इस पूरी ओवरऑल चीज़ को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में इस जो हम लोग का विटामिन B2 है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब इसका जो डिफिशियंसी होता है ना, देखो अगर तुमको रिबोफ्लेविन याद रहेगा तो इसका डिफिशियंसी अच्छे से याद हो जाएगा। देखो रिबोफ्लेविनोसिस, स्पेलिंग अच्छे से लिखती हूँ, रिबोफ्लेविनोसिस, रिबोफ्लेविन तो उसी से है रिबोफ्लेविन, बस ए लगा देना है सामने और ओसिस लगा देना, ठीक है। याद करो क्या क्या, साइंटिफिक नेम रिबोफ्लेविन, डाइटरी सोर्सेज पीज एंड बीन्स, इंपॉर्टेंस मेटाबॉलिज्म, डिफिशियंसी रिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट विटामिन होगा इज अवर विटामिन B3। इसका जो है साइंटिफिक है नेम है नियासिन। इसको हम लोग ना बच्चा निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। मैम जब इसका नाम निकोटिनिक एसिड था तो इसका नाम नियासिन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ना बच्चे एक और भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं निकोटीन। वो जो निकोटीन है और ये जो निकोटिनिक एसिड है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, पर बच्चे अक्सर इससे क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। उनको लगता था कि ये दोनों चीज़ सेम है, तो इसीलिए क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम लोगों ने क्या रख दिया, इसका साइंटिफिक नेम नियासिन रख दिया। क्या रख दिया, नियासिन रख दिया। अब इसके डाइटरी सोर्सेज क्या है, तो इसके डाइटरी सोर्सेज है टोमेटो और पोटैटो। क्या क्या है, टोमेटो और पोटैटो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो है ना हमारे बॉडी में CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब जो हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, अलग अलग आर्टरीज अलग अलग वेन से फ्लो होके हमारे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड। तो ये जो सिस्टम है ना, जिसमें हमारा ब्लड अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, इम्प्योर हो रहा है फिर प्योर हो रहा है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, इसको हम लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और दूसरा सिस्टम है CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। इन दोनों में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ये क्या करता है, मेंटेन्स CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और एंड CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है मैम, इसकी डेफिशिएंसी से ना बच्चा होता है प्लेग्रा। क्या होता है, प्लेग्रा। देखो हम लोग का जो नियासिन है या फिर विटामिन B3 है ना, इसको हम लोग प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। मतलब ये क्या करता है, प्लेग्रा को होने से प्रिवेंट करता है, मतलब हमारे बॉडी में प्लेग्रा नहीं होने देता है। पर अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये प्रिवेंट कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लेग्रा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज, देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी ना नोन एज को ऐसे लिखा था, ठीक है। नोन एज जो है उसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, और मैं शायद आगे भी यूज करूंगी, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। इसमें क्या होता है मैम, इसमें ना बच्चा 3 चीज होती है, ट्रिपल D, D ऐसे याद रखो। सबसे पहले क्या है, विटामिन B3, उसको क्या कहते हैं, प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो प्लेग्रा हो जाएगा। अब प्लेग्रा में क्या होता है, ट्रिपल D में मतलब क्या है, एक तो D का मतलब है डायरिया,
डायरिया, एक डी का मतलब है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब बच्चा ना कि भूल जाते हैं लोग, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कह सकते हो, ठीक है। और है क्या, डर्माटाइटिस। क्या क्या है, ट्रिपल डी, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। विटामिन B3 साइंटिफिक नेम नियासिन, डाइटरी सोर्स टोमेटो, पोटैटो। और ये क्या करता है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है। इसके अलावा इसको हम लोग प्लेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से प्लेग्रा हो जाता है, और प्लेग्रा में हमने को क्या क्या देखने को मिला, ट्रिपल डी, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B9 के बारे में। B9 का साइंटिफिक नेम है बच्चा फोलिक एसिड, ठीक है। इसका जो डाइटरी सोर्सेज है ना वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये इसका काम क्या है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन में हेल्प करता है। और इसकी डिफिशियंसी से होती है अनीमिया। यहां तक तो समझ में आया मैम, अनीमिया क्या होता है और अनीमिया क्यों हो रहा है विटामिन B9 की कमी की वजह से। तो बच्चा हम लोग जो विटामिन B9 है ना, मतलब फॉलिक एसिड है ना, इसको हम लोग हेमोपोएटिक विटामिन भी कहते हैं। हीमोपोएटिक विटामिन मतलब क्या मैम, मतलब ये ना हीमोपोएसिस में हेल्प करता है। मैम हीमोपोएसिस क्या है, किसमें हेल्प करता है, हीमोपोएसिस। देखो जब हम लोग पढ़ेंगे ना अबाउट बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि तो मेजर बॉडी फ्लूइड हमारे ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट है इज व्हाट, ब्लड। जब भी हम लोग को कट लगता है तो क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में बच्चा मेजरली दो चीजें प्रेजेंट है। एक तो है प्लाज्मा जिसमें ज्यादातर वाटर प्रेजेंट है, और ब्लड के सेल्स। प्लाज्मा जो है 45% प्रेजेंट है, तो सेल्स कितने परसेंट प्रेजेंट होंगे, 55%, ठीक है। मेजर सर्कुलेटिंग फ्लूइड इनसाइड ह्यूमन बॉडी इज ब्लड। अब इसको हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें 45% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 55% सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स है इसको फर्दर 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक है RBC मतलब रेड ब्लड सेल, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और एक है थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स। क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट्स। अब ये जो सारे सेल्स है ना बच्चा, ये हमारे बॉडी में बनता है। पोएसिस का मतलब होता है, ये जो टर्म है पोएसिस, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। तो ये जो सारे सेल है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इन सब का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। और हम लोग का जो एक मेडिकल टर्म, एक टर्म यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है हीमैट। क्या होता है, हीमैट। तो हीमैट इज अ मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर ब्लड, ठीक है, मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर ब्लड। तो ब्लड के सेल के, और पोएसिस मतलब क्या होता है, सिंथेसिस। तो ब्लड के सेल के सिंथेसिस को हम लोग क्या कहेंगे, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड पार्टिकल्स या फिर सेल्स इन ब्लड, ठीक है। हीमोपोएसिस व्हाट, सिंथेसिस ऑफ सेल्स इन ब्लड। तो इस हम लोग ये जो हम लोग का विटामिन है, इसको हम लोग हीमोपोएटिक विटामिन कहते हैं। क्यों मैम, ये जो बच्चा है ना RBC, जब ये बन रहा होता है ना मैम, तो क्या होता है, देखो इतना समझ में आ गया ना कि हम लोग का क्या है, विटामिन B9 को हीमोपोएटिक विटामिन कहते हैं, ठीक है। अब हीमोपोएटिक विटामिन के बाद हम लोगों ने पढ़ा हीमोपोएसिस के बारे में। हीमोपोएसिस का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ सेल्स इन ब्लड, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है बच्चा, उसमें भी जो हम लोग का RBC है ना, RBC मतलब रेड ब्लड सेल। ये जो RBC है ना, इसको हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स।
तो अब बताओ इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोएसिस। क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसको क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोएसिस। कभी कंफ्यूजन होगा? हीमोपोएसिस मतलब क्या बनना? मतलब ब्लड सेल्स के बनने को क्या कहेंगे हम लोग? हीमोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस मतलब आरबीसी या इरिथ्रोसाइट के बनने को प्रोसेस को कहेंगे। अब जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना तो आप लोग पढ़ोगे कि हमारा बॉडी जो है उसमें जो हम लोग का आरबीसी प्रेजेंट होता है ना, जो कि मैच्योर होता है, मतलब पहले तो आरबीसी बनेगा तो पहले वो इमेच्योर होगा, पर उसके बाद धीरे धीरे वो मैच्योर होगा। तो जो मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी होता है, मतलब मैमल्स में जो मैच्योर आरबीसी होता है ना, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देखो अगर हमने एक टिपिकल सेल बनाए तो उसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन है मैम, उसके बाद अंदर में न्यूक्लियस है मैम, कुछ सेल ऑर्गेनल्स है मैम, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? न्यूक्लियस। पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, मतलब जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स में जो मैच्योर आरबीसी होता है, मतलब मैच्योर इरिथ्रोसाइट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो एन्यूक्लिएटेड होता है। देखो जब वो इमेच्योर होता है ना हम लोग का जो आरबीसी है, तब उसमें न्यूक्लियस होता है, पर फिर जैसे ही वो इमेच्योर है, ये ठीक है, ये इमेच्योर आरबीसी है, पर वो जैसे ही मैच्योर हुआ, उसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। और उसके अलावा क्या दिख रहा है? साइज बड़ा था, ठीक है, बड़ा था, छोटा हो गया, और इसमें क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मैच्योर आरबीसी। इरिथ्रोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। पर जब वो फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी इमेच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होता है। इमेच्योर वाले आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पर जब वो मैच्योर हो जाता है तब क्या हो जाता है? न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया। इसके अलावा क्या होता है? उसका साइज रिड्यूस होता है और हीमोग्लोबिन अपीयर होता है। 3 पॉइंट मैंने बताया, क्या क्या? न्यूक्लियस डिसअपियर्स, size reduces and hemoglobin appears। ये 3 चीजें याद रखेंगे आप लोग। न्यूक्लियस डिसअपियर हुआ, साइज रिड्यूस हुआ और हेमोग्लोबिन अपीयर हुआ। अब जो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन है ना, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में बच्चा जो हम लोग का फॉलिक एसिड है ना, उसका बहुत मेजर रोल है। तो हेमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है उसमें फॉलिक एसिड का बहुत ही मेजर रोल पार्ट होता है कि वो हीम पार्ट को बनाने में हेल्प करता है हेमोग्लोबिन का। अब समझो, अब अगर हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं तो क्या हेमोग्लोबिन यहाँ अपीयर होगा? अब अगर हेमोग्लोबिन अपीयर ही नहीं होगा तो क्या हमारा इमेच्योर आरबीसी था वो मैच्योर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमारे बॉडी में क्या होगा कि आरबीसी के बनने के प्रोसेस जो वो जिस तेजी से बन रहा था वो स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब आरबीसी बन नहीं रहा है, मतलब या फिर कम बन रहा है। अब अगर कम बनेगा तो आरबीसी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, आरबीसी कम तो हेमोग्लोबिन कम। समझ में आया? आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है मैम? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ब्लड के रेड होने का कारण होता है। हमारा ब्लड क्या होता है? रेड इन कलर। एंड व्हाई इट इज रेड इन कलर मैम? बिकॉज इट हैज अ पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। अब अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा जो इमेच्योर आरबीसी है वो मैच्योर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब आरबीसी इरिथ्रोपोएसिस का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गया, मतलब आरबीसी कम बन रहा है। आरबीसी कम बन रहा है, हेमोग्लोबिन की कमी हो गई। इन दोनों कंडीशन को ही क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। समझ में आया? मैंने क्या कहा? हम लोग का विटामिन B9 है, उसकी डिफिशियंसी से अनीमिया होता है। कैसे हुआ? हम लोग का जो विटामिन B9 है उसको हम लोग कहते हैं हीमोपोएटिक विटामिन। क्यों? क्योंकि हीमोपोएसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। उसमें भी अगर हम लोग ब्लड सेल्स को देखेंगे तो उसमें एक ब्लड सेल क्या है? आरबीसी है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है। इरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? इरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। एंड ड्यूरिंग इरिथ्रोपोएसिस जो हम लोग का इमेच्योर जो इरिथ्रोसाइट था या आरबीसी था वो मैच्योर में कन्वर्ट होता है, इन विच हेमोग्लोबिन जो है अपीयर होता है इनटू योर मैच्योर आरबीसी। अब अगर हेमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है इसमें विटामिन B9 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B9 क्या होगा? देयर विल बी डिफिशियंसी ऑफ
हेमोग्लोबिन, एंड व्हेन देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, आरबीसी का भी अमाउंट कम हो जाएगा, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। समझ में आ गया सबको? अब हम लोग अनीमिया का डेफिनेशन लिख लेते हैं। अनीमिया का डेफिनेशन सोचो क्या होगा, मैंने क्या बताया, आरबीसी के कम होने को या हेमोग्लोबिन के कम होने को हम लोग क्या कहते हैं, अनीमिया कहते हैं। तो अनीमिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अनीमिया क्या है, एक क्लिनिकल कंडीशन है। इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन। क्या है ये, क्लिनिकल कंडीशन है इन विच क्या होगा, देयर इज रिडक्शन ऑफ आरबीसी और व्हाट, हीमोग्लोबिन। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, हम लोग का कौन सा विटामिन की तरफ, विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम होता है कोबालअमीन। क्या होता है, कोबालअमीन। इसका जो डाइटरी सोर्स है वो है एग, मिल्क, और ये किस में काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को ना मैं HB लिखूंगी बच्चा, जब भी मैं HB लिखूं आप लोग समझ जाना कि क्या लिख रही है मैम, हेमोग्लोबिन लिख रही है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, परनीशियस एनीमिया। समझो मैम, अभी मैं आपने बताया था कि फॉलिक एसिड करता है फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, अभी आप बता रही है कोबालअमीन करता है। फॉलिक एसिड और कोबालअमीन दोनों ही क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन करता है। तो जब हम लोगों ने देखा कि फॉलिक एसिड की कमी की वजह से क्या हो जा रहा है, अनीमिया हो जा रहा है, तो हम लोग के कोबालअमीन की कमी की वजह से भी क्या होगा, अनीमिया होगा। पर यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बच्चा, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया को हम लोग एडिशंस एनीमिया भी कहते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि व्हेन आई मैच्योर आरबीसी इज कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर आरबीसी, तो क्या होता था, साइज भी रिड्यूस होता था। पर क्योंकि यहाँ पे हेमोग्लोबिन बन नहीं रहा है तो वो मैच्योर हो नहीं पाएगा, और जब वो मैच्योर नहीं हो पाएगा तो साइज भी क्या होगा, बड़ा बड़ा होगा। आरबीसी का साइज रिड्यूस नहीं होगा, साइज बड़ा बड़ा रहेगा, एंड क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा साइज रहेगा तो इस वाले अनीमिया को क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया। अनीमिया इन विच देयर इज लाइक इनलार्ज्ड आरबीसीज आर प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि वो मैच्योर हो नहीं पा रहा है, और ड्यूरिंग मैच्योरेशन ही तो उसका साइज रिड्यूस हो रहा था। समझ में आ गया? तो हम लोग को जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस था, जिसमें हम लोगों ने विटामिन B1, B2, B3, B9, B12 पढ़ा, वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे किसमें, विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है बच्चा एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो डाइटरी सोर्सेस होता है उसको सिट्रस फ्रूट, जितने भी सिट्रस फ्रूट है ना वो इसके डाइटरी सोर्सेज है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है हाँ, ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। और इसकी डेफिशिएंसी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या क्या दिखेगा मैम, स्कर्वी में दिखेगा आपको ब्लीडिंग गम्स, जो आपके गम्स होते हैं ना टीथ के, वो उसमें ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग गम्स या फिर स्वोलन गम्स। तो हम लोग का इसी के साथ विटामिन खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मिनरल्स। क्या होगा हमारा टॉपिक, मिनरल्स।
मिनरल्स क्या है हमारा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने दो चीज देखा था, एक विटामिन था और एक मिनरल्स था। विटामिन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है ना बच्चा, ये ना केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है। और किससे बना है, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से बना है। तो क्या है, मिनरल्स आर व्हाट, दे आर केमिकल कंपाउंड्स। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन नेचर। और किससे बना है, मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। अब क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है बच्चा, तो ये बहुत ऑब्वियस बात है कि हमारे बॉडी को बहुत कम कम अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इज रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चे, कैल्शियम हुआ, कैल्शियम इज आवर मिनरल। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे बॉडी को क्यों चाहिए। तो इसके इंपॉर्टेंस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग दो मेजर इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। एक तो मैम हम लोगों ने एग्जांपल देखा कैल्शियम। जब मैंने विटामिन डी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बोन्स के लिए। कैल्शियम का डिपोजिशन होता है तब जाके हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। तो क्योंकि कैल्शियम इज अ मिनरल, तो ये क्या करेगा, ऑब्वियसली हमारे बोन को स्ट्रांग बनाएगा, मेक्स आवर बोन स्ट्रांग। और इसके अलावा बच्चा ये क्या करता है ना कि हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है ना जो हमें कोई भी डिजीज या कोई भी बाहर के पार्टिकल जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे लड़ने में हेल्प करता है। कोई भी डिजीज हुआ हमें या फिर कुछ भी जो हम लोगों ने मान लो इनहेल कर लिया, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है, तो उससे कौन लड़ेगा, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम। तो उस इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, बूस्ट करता है, बूस्टिंग इम्यून सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा मिनरल्स भी खत्म हो जाता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बैलेंस डाइट के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है क्योंकि अब तक जो हम लोग पढ़े ना, हम लोग कितना समझे हैं। अगर आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा है आप लोग अच्छे से समझे हैं तो बैलेंस डाइट ऐसे समझ में आ जाना है। ठीक है, मुश्किल टॉपिक नहीं है बैलेंस डाइट। अब तक हम लोगों ने देखा कि जो बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें हम लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो हमारे बॉडी को चाहिए ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहे। पर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ज़्यादा चाहिए। क्यों, बिकॉज इट इज़ द मेजर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, राइट। उसके बाद हमें प्रोटीन चाहिए, उसके बाद हमें फैट चाहिए, विटामिन मिनरल्स हमें बहुत कम कम चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ हम लोग समझ गए ना, मैंने क्या कहा था कि न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग बच्चा, इट इज अबाउट नोइंग कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए और कितने अमाउंट में चाहिए, राइट। तो अब हमें क्लियर हो चुका है मैम कि हमें कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए, फिर शायद प्रोटीन चाहिए, फिर शायद फैट चाहिए और विटामिन मिनरल्स कम कम चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस डाइट क्या है कि बैलेंस डाइट इज द वन जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए। और कैसे प्रेजेंट हो, प्रॉपर और नेसेसरी प्रोपोर्शन में, मतलब जितनी प्रोपोर्शन में चाहिए। अगर हमें फैट कम चाहिए तो वो कम प्रेजेंट हो, मतलब किससे, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो। तो बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट इट इज, या फिर बैलेंस डाइट ही लिखो, बैलेंस डाइट इज द वन which has all the nutrients present in it which we require, जो हमें चाहिए, है ना। और कैसे प्रेजेंट हो उसमें, इन नेसेसरी प्रोपोर्शन।
समझ में आ गया? बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट इज द वन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो हमें चाहिए, और कैसे प्रेजेंट हो? नेसेसरी प्रोपोर्शन में। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ऐसा कोई भी ऐसा फूड है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो? ऐसा तो नहीं होगा। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो किसी फूड में विटामिन ज़्यादा होगा। क्या होगा? किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी में फैट ज़्यादा होगा। अलग अलग फूड में अलग अलग चीज़ें ज़्यादा होगी। तो उस किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है उस हिसाब से हम लोगों ने ना जो फूड है ना उसको क्लासीफाई किया है एज सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ऑयल्स, है ना, एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में। अब मैम सवाल आता है कि बैलेंस डाइट क्यों चाहिए? वाई इज बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट? वाई इज बैलेंस डाइट नेसेसरी? तो सोचो इस बारे में। मैंने क्या कहा था हमेशा ही, न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहा है? हमारे हमको हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है, राइट? तो क्यों चाहिए होगा बैलेंस डाइट? ताकि हमारा हेल्थ मेंटेन रहे, हम हेल्दी रहे, है ना? तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is it important? तो इसका दो पॉइंट ही है बच्चा, याद रखना। पहला तो ये इट कीप्स अस हेल्दी, और दूसरा हो गया हमारा क्या? इट प्रोवाइड्स अस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इसी के साथ हमारा थर्ड लेक्चर कंप्लीट होता है। हम लोग फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग अकबर क्लासेस। थैंक यू।